अगला क्वेश्चन बताओ, नवधान्य आंदोलन लगे ना लंका, आप करो आंसर। नवधान्य आंदोलन, चलो भैया शुरू हो जाओ, खेल शुरू हो चुका है आज का। बताइए, नवधान्य आंदोलन वन संरक्षण की शुरुआत 1987 में किसने की थी? आप कुछ ऐसे होते हैं ना, यूपीएसआई और एमटीएस को हलवा माने बैठे रहते हैं, कर लो आंसर। तो सर सुंदरलाल बहुगुणा नहीं हो सकते, काहे नहीं हो सकते सर? 1973 में चिपको आंदोलन शुरू किए थे। कौन सा? चिपको, पेड़ों को बचाने के लिए चिपको मूवमेंट, ये तो सुंदरलाल बहुगुणा जी का देन है, तो ये तो इससे रिलेटेड नहीं है, 1973 की बात है, वो भी लिख दूं 1973। मेघा पाटेकर, सभी को याद होगा कि सर नर्मदा नदी बचाने में इनका बड़ा योगदान रहा है। नर्मदा बचाओ किस वर्ष हुआ था, बता पाओगे आप में से कोई? नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटेकर जी ने, तो सर ये 1985 में हुआ था। पांडुरंग हेगड़े, जैसे चिपको आंदोलन है ना, ऐसे एक और आंदोलन चला था लल्ला जिसका नाम था अपिको आंदोलन। अपिको, ठीक है ना, अपिको आंदोलन, तो ये रहा इनका अपिको आंदोलन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वंदना शिवा। वंदना शिवा 1987 में वन संरक्षण से रिलेटेड ये आंदोलन शुरू की थी। आइए अगला क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर क्या हुआ सर? राइट आंसर हुआ लल्ला ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या है? जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? आज आपके 26 तारीख हो गई और 4-5 दिन में ये महीना बीत जाएगा, सितंबर शुरू हो जाएगा और आपका एग्जाम और नजदीक आ जाएगा। 2 फरवरी तो नहीं है सर, 2 फरवरी नहीं है। इस दिन वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस इस दिन मनाया जाता है। आर्द्र भूमि, ठीक है ना, वेटलैंड डे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, तो ये तो नहीं है गुरु। 22 मई, 22 मई बिल्कुल राइट आंसर है। इसी दिन बायोडायवर्सिटी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, जबकि इंटरनेशनल स्वच्छ वायु दिवस 7 सितंबर को, तो 3 मार्च को आपके संयुक्त राष्ट्र वन्य जीव दिवस ये मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन वाइल्ड लाइफ, ठीक है ना, वाइल्ड लाइफ वन्य जीव दिवस, वाइल्ड लाइफ डे, यूनाइटेड नेशन वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। और मैं अब आपके पेपर का प्रीवियस पलट करके तब इनको लेके आता हूं, देखो ऐसे दिवस, क्योंकि वो भाला फेंक दिवस 7 अगस्त, जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर, या फिर वीर बाल दिवस 26 दिसंबर, जब पिछली बार एमटीएस का पेपर हुआ था या आपका जो, तो एक बात याद रखना कि दिवस वाले में जो उस साल की सरकार ने नया दिवस घोषित किया होता है वो जरूर पूछता है। और मैं ये जो 4-5 दिन बोल रहा हूं कि 4-5 दिन, अब हमसे तुम लोग कितनी बार बोलते हो कि सर वो द 10 मिनट शो 1-2 तारीख से मैं रेगुलर आपके लिए एक करूंगा 20 दिन तक, क्योंकि 20 दिन में 20 टॉपिक द 10 मिनट शो के कर लूंगा, तो आपको उसका तब फायदा समझ में आएगा। हमको बीच बीच में कभी भी 10 मिनट शो थोड़ी किया जा सकता है। द 10 मिनट शो एक ब्रांड वैल्यू है, वो अदर संस्था वाले 10 मिनट शो के नाम पे सब लोग जी ललचाए रहते हैं, लेकिन उसकी ब्रांड वैल्यू को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। वो एग्जाम टाइम पे किया जाने वाला कम समय में अधिक रिवीजन वाला कंटेंट है। भवानी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? बताओ सर। एमटीएस के लिए करंट अफेयर, अभी देखो डेली सुबह 8 बजे करंट अफेयर पढ़ा रहा हूं, एमटीएस ओरिएंटेड करंट अफेयर, वो भी 1 अगस्त से आपके लिए शुरू कर दूंगा, ताकि 20 दिन में पिछले 12 महीनों के 100 क्वेश्चन करके 1,500-2,000 क्वेश्चन पढ़ा दूंगा। वो यहां पे है मेरे प्लान में। आंदोलन पांदोलन ना हुआ होता तो अब तक शायद हम बात भी अपनी आगे बढ़ा लिए होते। देखो झारखंड से ना महेंद्र सिंह धोनी को तो याद रखो ही, मैथन बांध भी याद रखो, ठीक है ना, मैथन बांध भी याद रखना झारखंड से। केरल से हमेशा हम लोग मुल्ला पेरियार और ये वो चीजें थोड़ा ध्यान रखते हैं, लेकिन केरल से वालियार बांध का नाम याद रखना। वालियार बांध ये इस समय चर्चा में है, इसलिए मैं कह रहा हूं वालियार बांध। मणिपुर में तिपाई मुख कई बार याद है, इसलिए मैं बोलूंगा नहीं कि मणिपुर में। तमिलनाडु, भवानी सागर कहां पे पड़ता है सर? तमिलनाडु में। हाँ, मणिपुर का तिपाई मुख बांध ये याद रखना है, तो सर इसका राइट आंसर ये बन जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो लल्ला, कथक का लखनऊ घराना, आपको याद हो एमटीएस वाला पेपर और ये एसएससी का पेपर, घराना का क्वेश्चन 1 से 2 आपके पेपर में तय है रहना, और ये 4 घर, इन चारों लोगों का घराना तो रट के चले जाना। रीजन है एसएससी घराने के क्वेश्चन दोहराता है, उसका भी एक बड़ा रीजन है, घराने 100-200 नहीं है, हाँ वो 8 है 10 ठो। अगर 8 ही 10 घराने हैं और अगर एसएससी को पूछना है तो दोहराने के अलावा उसके पास ऑप्शन क्या बचता है? और दूसरी, अब तुम मान लो उत्तर प्रदेश एसआई का एग्जाम दे रहे हो, ये ऑलमोस्ट लखनऊ घराना, बनारस घराना, वही अवध घराना, ये ज्यादा पूछता है। तो अगर इसके राइट आंसर की हम लोग बात कर लें कि क्या है, अल्लाह रखा का तो फेमस है सर, ये पंजाब घराने के हैं, पंजाब घराने, तो इनका तो ये राइट आंसर नहीं हो सकते। बड़े गुलाम अली साहब, ये पटियाला, ठीक है ना, बड़े गुलाम अली साहब पटियाला घराने से संबंध रखते हैं, रट लेना। भीमसेन जोशी, वैसे इनको पूर्णतः अगर नाम लोगे तो पंडित भीमसेन जोशी, ये किराना घराना, किराना घराना से हैं। और ईश्वरी प्रसाद जी कथक के लखनऊ घराने का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ईश्वरी प्रसाद जी कथक के लिए। वैसे लखनऊ में कथक के लिए आपके ये वाजिद अली शाह जी का नाम भी, जो वहां के नवाब हुआ करते थे, वाजिद अली शाह, ये भी बड़े फेमस रहे, ठीक है ना, वाजिद अली शाह का नाम भी इसमें अग्रगण्य है। तो राइट आंसर क्या हो गया सर? डी ऑप्शन, ईश्वरी प्रसाद, कथक के लखनऊ घराने का संस्थापक ईश्वरी प्रसाद। आइसमैन, मैंने आपको, अगर आप मेरा पिछला 6 महीने 8 महीने का लेक्चर उठा के देखोगे तो कम से कम 10 मैन आपको पढ़ाया होगा।
अब वो समय आ गया है कि धीरे धीरे करके मैं दोहराऊं। 1 सितंबर 2 सितंबर के बाद से मैं 150-200 क्वेश्चन पढ़वाना शुरू कर दूंगा। रीजन कि कम से कम 20 दिन में 4-5 हजार जीएस तुम दोहरा के चले जाओ। जाधव मेलाई पैग, ये फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है, भारत का फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। कौन? जाधव मेलाई जी को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। वाटरमैन आपके ये हैं राजेंद्र प्रसाद जी, वाटरमैन, ठीक है ना, वाटरमैन है। रविंद्र कुमार सिन्हा जी, ये डॉल्फिन मैन है भारत के, ठीक है, डॉल्फिन मैन है। और चेवांग नोरफेल आइसमैन है, ठीक है, चेवांग नोरफेल आइसमैन है लल्ला। अब देखो आज ये मैं शायद दूसरी या तीसरी बार बता रहा हूं। अब अगर एग्जाम हॉल में फिर भी तुम गलती करके आ जाओ, अब फिर हमसे कहो गुरु गुड़ रोटी खा के गए थे, दही भी सुबह खा के गए थे, फिर भी हमारा पेपरवा सही नहीं हुआ, तो आम का अचार खा के जाओ, फिर हम क्या करें उसमें? एक ही बात कई बार पढ़ने के बाद भी। वेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1756, 1759, 1780 या 1918? यार सही बताएं तो भूला भूला लग रहा है वेदरा का युद्ध। अच्छा हाँ, वांडीवास का युद्ध, वेदरा का युद्ध, वो समझ गया सर, 59 में लड़ा गया, 1759 में। दूठो तो बड़े फेमस हैं, एक 1760 में वांडीवास का युद्ध, वांडीवास, और एक वेदरा। ये एक से डचों को समाप्त किया ये अंग्रेजों ने, और एक से फ्रांस वालों को समाप्त किया था अंग्रेजों ने। ये हुआ था 2 युद्ध, ठीक है ना, वेदरा का युद्ध, 1759, ठीक है ना। अब कसम से बताएं तुम लोग को, जब ये वाला क्वेश्चन हम देखे स्क्रीन पे ना, एकदम से ब्लैंक हो गए कि वेदरा का कौन सा युद्ध होता है भाई, लेकिन हुआ तो था वेदरा और वांडीवास का युद्ध। सर आपका वरदान बैच कब शुरू होगा? 1 तारीख से शुरू हो रहा है, उसमें क्या है, जुड़ जाओ, अभी भी उसकी लिंक लगी है, 90-95 रुपया उसका फीस होगा, और क्या। अगले पे आ जाओ। ग्रीन गोल्ड क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? ग्रीन गोल्ड क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? बताओ लल्ला, ग्रीन गोल्ड क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? भिंडी किसका किसका फेवरेट है? भैया मुझे तो उतना भिंडी पसंद नहीं है, लेकिन खा लेते हैं, मुझे मतलब ठीक है, खा लेता हूं, मतलब कभी मना नहीं किया, थाली में आ गया तो गले ही लगा लिया, लेकिन मतलब कोई कहे कि बहुत फेवरेट है भिंडी तो नहीं। और जीवन में लोग बास तो किए ही रहते हैं। तो ऐसे लोग जो आपसे कहें कि भैया जीवन में बास कर दिए हैं, उनसे कहिएगा कि आप देखिए हरित सोना क्रांति वाले हैं। बांस को हरा सोना कहा जाता है, ये तुम्हें पता है ना, तो इसको हरित सोना क्रांति, ये हरित सोना क्रांति। याद आ गया यार, आज हमको बांस का पेड़ भी मिलने वाला था, मिला नहीं ससुरा अभी। अच्छा, भिंडी परभानी क्रांति, शायद आप लोग में से कम लोग इसको जाने होंगे, रट लेना, भिंडी लल्ला परभानी, ठीक है ना, परभानी रिवॉल्यूशन या फिर क्रांति कह लो। कभी कभी अंग्रेजी लिख के अपने को अंग्रेज महसूस कर लेना चाहिए। कृषि का सदाबहार विकास, इसके लिए जिस क्रांति का नाम दिया गया है वो है आपके सदाबहार क्रांति। पान बहार मत लिख लेना, सदाबहार की बारातियों का स्वागत तो पान बहार से ही करेंगे, सदाबहार क्रांति। अच्छा, प्रचार अजीब अजीब आते हैं ना, बारातियों का स्वागत तो पान बहार से किया जाएगा। इसी में कितने ऐसे दुल्हा बैठे होंगे कि गुरु मजा आ जाए, हम तो घोड़े पे बैठे रहेंगे, कहेंगे फाड़ के पहले खा लें उसके बाद आगे 2 कदम बढ़े। नहीं, तुम लोग में से ऐसे कई तो होंगे कि हाँ बारातियों का स्वागत तो पान बहार से ही होना चाहिए। तो ग्रीन गोल्ड चाय की पत्तियां है, ग्रीन गोल्ड चाय की पत्ती भी अखवाती है। तो ये सब है। हम लोग के इंजीनियरिंग कॉलेज में एक लड़की थी, अब उसका नाम नहीं लेना चाहेंगे, वो गुटखा बढ़िया खाती थी और हमारे दोस्त उसका पूरा सदुपयोग करते थे। जैसे अपने नहीं लेके आते थे, वो अमीर घर से थी लड़कियां, तो क्या करते थे, जैसे हम लोग कॉलेज के लिए निकल रहे हैं, अब बस उसमें जो देखो यार वो गुटखा खाते थे, मैं साफ बात बता रहा हूँ हमारे मित्र लोग, और इसमें मैं कोई सज्जन नहीं बनूंगा, मैं सचमुच कुछ नहीं खाता हूँ, ईमानदारी से बताऊं। पान खाता हूँ, मीठा पान जब बनारस जाऊं, तो ये सब करते क्या थे, जानबूझ के गुटखा नहीं खरीदते थे, खाते थे तो तुम खरीदो, तो नहीं खरीदते थे, कहते थे वो लेके आएगी ना। सिर्फ गुटखा खाने के लिए मेरे 5 से 7 दोस्त एक अकेले लड़की से बेचारे से दोस्ती किए हुए थे, और उसके पास जाकर, अच्छा गुटखा खाती थी तो दूसरी लड़कियां उसके साथ नहीं खड़ी होती थी, तो ई छव जाके खड़े होते थे, तो उस वाली लड़कियां को लगता था कि हमको क्या जरूरत है दूसरे लड़कियों को सहेली बनाने का, छठो है तो हमारे साथ में। अभी सब छवो खड़े जाते थे, बतियाते, हाँ 2 पैकेट देना, 2 पैकेट देना। वो बेचारी अपना बैग वैग रख के कहीं चली जाती थी, तो सब उसका बैगवा खाली कर देते थे गुटखा से, और लेके भी आती थी, अच्छे घर से थी ना, खूब गुटखा लेके आती थी, उसके यहाँ गुटखा लगा रहता था, एक आंख को सुपारी इधर फंसा रहता था, देख भाग यहाँ से। लेकिन हमारे दोस्त लोग चापे रहते थे, हम लोग सालों भगाओगे नहीं उसको, बहुत बढ़िया लड़की है, गुटखा लेके आती है। सर लोग बुलाते थे तो हम लोग को बोलना पड़ता था, मुंह पोछ लो ऐसे, तब जाओ, मुंह बनाई चली गई वहीं पे। उसका नाम हम लोग नहीं बताऊंगा क्योंकि फीमेल नेम है, नहीं बता रहा। चाय उत्पादन, कहीं सुन रही होगी ना, तो उसके लड़के बच्चे होंगे, सुन ली होगी ना, तो गाली दे रही होगी, हमको बहुत गाली दे रही होगी। भाई इस समय वो सुन ली होगी कि ऑनलाइन हम बता रहे हैं, तो देखो तुम्हारा नाम नहीं बताएं, पहली बात तुम ये जान लो। पचे किस राज्य में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला पारंपरिक पोशाक है? पचे किस राज्य में पहने जाने वाला पुरुषों द्वारा पारंपरिक पोशाक है? ऐसा भी क्वेश्चंस आपके पेपर में कई बार रहते हैं, मतलब आर्ट एंड कल्चर तो आपके पेपर में कई बार पूछा जाता है, ये तो आप मानोगे कि हाँ सर, वहां से उठा लो लल्ला। पचे किस राज्य के पुरुषों के द्वारा पहना जाने वाला एक पारंपरिक पोशाक है? वहीं से ले लो, मैं दे दूंगा। हाँ ठीक है, तो दे दो, बात कर रहे हो। हाँ भैया बताओ, तुम बताओ भैया, तुम आंसर करो कि पचे। देखो
एको जैसे तुम मणि अरुणाचल प्रदेश साइड के लोगों को देखो तो ऐसी टोपी टाइप का लगाते हैं, इधर इधर ऐसे थोड़ा सा मुड़ा रहता है यहाँ पे और ऊपरा रहता है, उस टोपी को कहा जाता है ब्योपा, ठीक है ना, या जापी। अरुणाचल प्रदेश के लोग जो उसको लगाते हैं वो कहा जाता है ब्योपा। तो इसका मतलब ये तो नहीं है सर। त्रिपुरा में रिगनाई, त्रिपुरा में रिगनाई, रिगनाई ये भी नहीं सर। मेघालय में पचे नाम से पहनते हैं, नहीं यार मेघालय में, मेघालय में तो जापी पहनते हैं। मेघालय में जो टोपी टाइप का स्ट्रक्चर दैट इज जापी। कर्नाटक, ठीक है ना। अब कर्नाटक, अब कर्नाटक। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, तो ये सब याद रखो, अगले पे आओ। और देखो मैं कई दिनों बाद शाम को लाइव आकर के पढ़ा रहा हूं, पिछले 3-4 दिन से नहीं पढ़ा रहा था। तो आज जैसे नई नई गाड़ी खरीदो तो नहीं होता कि इंजन रवा हो रहा है, 1-2 दिन में रवा होऊंगा, उसके बाद फिर मेरी इंजन दौड़ने लगेगी। अब चूंकि आपका एमटीएस का एग्जाम 20 तारीख को नजदीक आ रहा है, तो 1-2 लोग हमसे अभी घटना स्थल पे मिले तो बोले कि आशुतोष सर आप पुरानी रंगत में नहीं पढ़ा रहे हो। हम कह ससुर मरत है, इधर सांस लेती 102 डिग्री बुखार रहता, हम पुरानी रंगत में नहीं पढ़ावत है। अभी तुम 2-4 दिन रुक जाओ। ऐसा ही आशुतोष पे हमारे छात्र नहीं ट्रस्ट करते हैं, मैं बताऊंगा कि क्यों ट्रस्ट करते हैं। 20 दिन में 20 लोग घुमा दूंगा मैं पढ़ा पढ़ा के। झंझोटी किस राज्य का लोक संगीत है? हिमाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, पंजाब। बताओ झंझोटी किस राज्य का लोक संगीत है? देखो जैसे पंजाब से टप्पा गीत याद रखना, पंजाब से टप्पा, ठीक है ना, ये टप्पा गीत का नाम है। मणिपुर में अगर कभी आप ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों में टहलते घूमते चले जाओगे तो वहां खोंगजोम पर्व गीत बहुत फेमस है, ठीक है ना। खोंगजोम मणिपुर में, ये आपको सुनने का, अगर आपका कोई मित्र हो तो उससे पूछना कि क्या यार वहां पे कोई खोंगजोम नाम का पर्व गीत गाया जाता है, खोंगजोम, ठीक है ना। गोवा में तो हालांकि 36 प्रकार का बादशाह वाले गाने होते हैं, लेकिन फिर भी ढालो पारंपरिक गीत यही है। राइट आंसर है झंझोटी, हिमाचल प्रदेश में, झंझोटी हिमाचल प्रदेश में। एक और लड़का पूछ रहा है सर वरदान बैच, रुक जाइए इसका। एक लड़का कह रहा है विशु सिंह, आपकी वरदान बुक पढ़ के मेरा 2 से 3 बार पूरा हो चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब टॉपिक। थैंक यू सर आपको। अच्छा थैंक यू मैम आपको भी। हम सोचे कह रहे हैं वरदान बुक का, वरदान बुक बड़ा ये वो हो जाएगा, अच्छा वरदान पढ़ लो तो। सोलर कुकर में कौन से दर्पण का प्रयोग होता है? बताओ सोलर कुकर में कौन से दर्पण का प्रयोग होता है? सोच समझ के कि जैसे, अच्छा सोलर भट्टी में किसका प्रयोग होता है? जैसे सोलर कुकर है उसी तरीके से जो सोलर फर्नेंस होता है, सोलर भट्टी, या जो आपके आंख नाक कान के डॉक्टर नहीं होता ऐसे अखवा करके उसी में लगेंगे, लेंस डाल के देखते हैं सब, तो वो हमेशा याद रखना, चाहे सोलर भट्टी हो ये चीज, चाहे सोलर भट्टी का नाम ले लूं मैं, या फिर मैं नाम ले लूं ENT, ईयर, नोज और टीथ, इस सब के जो डॉक्टर होते हैं ये अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। रतवा में जाड़े के दिन में लेके तुम मतलब टार चोर्च लेके सर्च लाइट लेके लोग घूमते हैं, उस सर्च लाइट में भी लल्ला किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना वो प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। अब यही छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछते रहते हैं। अच्छा सड़क पर जो लाइट लगी होती है या जो साइड मिरर लगा होता है, वो जो आप चलाते रहते हो गाड़ी ओड़ी में, उसमें आपके किसका प्रयोग होता है? उत्तल या समतल? बताओ उत्तल या समतल? तो सर उसमें उत्तल का प्रयोग होता है कि सर गुरु साइड मिरर जो होता है ना आपके, साइड मिरर और सड़क के किनारे। वैसे सोलर कुकर में समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब ये साइड मिरर, सर आप मेरी भी सुन लो, हम तुम्हारी लोग का तो सुनते हैं, हमारे पापा तो हमको सुनाई नहीं पाते, बेचारे बनारस रहते हैं, फोन करते हैं, हाँ बचवा खाना खा लेला? हाँ पापा खा लिए। बड़ा झूठ बोलना पड़ता है खाने के मैटर में, समझ रहे हो। अगले पे आओ, निम्न में से किस जैन तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह नीलकमल था? जैन तीर्थंकर लोगों का भी बड़ा अच्छा मुझे लगता है, शांति से बोल दिए कि हमारा सिद्धांत है थियरी ऑफ मे बी। अभी थियरी ऑफ मे बी क्या है? मतलब सैयदवाद, थियरी ऑफ मे बी, सैयदवाद, यह जैन धर्म का सिद्धांत है कि भैया हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड थियरी ऑफ मे बी। वही बौद्ध धर्म का सिद्धांत क्या है? कारणवाद। अगर बौद्ध धर्म का कभी सिद्धांत पूछे, या यहां बी लिख दे रहा हूं बौद्ध धर्म के लिए और यहां जे लिख दे रहा हूं जैन धर्म के लिए, ये दोनों के सिद्धांत है। तो हर जैन तीर्थंकर का अपना एक अलग क्या हुआ, क्या उसको कहते हैं, प्रतीक चिन्ह हुआ। जैसे जैन मंदिर में जाओगे तो सबका, जैसे अजीतनाथ जी का प्रतीक चिन्ह हाथी है, ठीक है ना। अरिष्ट नेमी, ये अरिष्ट नेमी जैन धर्म में 22वें नंबर के तीर्थंकर थे, और ये भगवान श्री कृष्ण के रिश्तेदार और समकालीन माने जाते हैं। ऋग्वेद में भी इनका जिक्र आता है। इनका जो पूजा पाठ में जो शंख नहीं बजाया जाता है, कौन से सेल, वो है मल्लीनाथ। मल्लीनाथ ये 19वें नंबर पे थे, 19वें जैन तीर्थंकर थे, और इनका जो सिंबल माना जाता है दैट इज कलश। अब बचा क्या गुरु? नेमिनाथ। तो जैन तीर्थंकर का कौन सा था सर? नेमिनाथ जी का था। अच्छा नेमिनाथ किस नंबर के जैन तीर्थंकर थे? नंबर उनका कौन सा था? तो याद रखना नेमिनाथ जी 21वें नंबर के जैन तीर्थंकर थे। 22वें नंबर पे अरिष्ट नेमी हो गए, 23वें नंबर पे पार्श्वनाथ जी जिनको पुरुषाद नियम भी कहा जाता है, और 24वें नंबर वाले तो सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म माने जाते हैं। उनका जो सिंबॉलिक फॉर्म है दैट इज सिंह, वो अपना सबसे बढ़िया लिए। और जो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव जी रहे, जो प्रथम तीर्थंकर रहे, उनका सिंबॉलिक फॉर्म क्या है लल्ला? दैट इज वृषभ।
ठीक है ना। ये जो जैन धर्म के पहले फर्स्ट तीर्थंकर हैं, उनका जो सिंबॉलिक फॉर्म है वो है आपके वृषभ, ठीक है। तो ये यार सर प्लीज टॉपिक वाइज पढ़ा दो। ए यार ना सितंबर 1-2 सितंबर से टॉपिक वाइज, या 31 तारीख को संडे पड़ रहा है, कहो तो मैराथन ले लें उस दिन, और उस दिन तुम लोग को टॉपिक वाइज पढ़ा देंगे। अभी क्या है ना, जो ये 25 क्वेश्चन तुम 25 अलग टाइप के पढ़ते हो ना, ऐसा ही तो फॉर्मेट तुम्हारे पेपर का है। देखो बात ये है, इसलिए अब एक पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया, तो जरा सा मेरे पहले इस क्वेश्चन से पहले जो करंट में मुद्दा चल रहा है वो मुझे बताओ। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह जी ने कौन सा संविधान संशोधन पेश किया लोकसभा में, बताइए। और मैं बता रहा हूं, इसका तुम में से 90% लोग सही आंसर करने जा रहे हो। बताओ कौन से नंबर का संविधान संशोधन लाया है जिसमें पीएम सीएम 30 दिन अगर जेल में रह गए तो उनको फिर पद से जाना पड़ेगा। मैं क्या कहा था, 90% लोग सही करोगे, 130वां। हाँ ठीक है। अब 90% लोग गलत करोगे। अब जरा बताओ, लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष का जिक्र में परिवर्तन के लिए अनुच्छेद 75 में संशोधन की बात की है अमित शाह जी ने? क्या नाम लेकर के इसको प्रस्तुत किया था? मतलब मैं कहना चाह रहा हूं, संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम क्या 1980, 85 या मतलब जो भी, अब बताओ ईयर कौन सा था। मान लो ये आ गया कि किस अधिनियम में परिवर्तन करने की बात की गई है जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 75 में परिवर्तन किया जाएगा, वो ईयर बताओ। अब हो गया लाला, 1956 एक को लिख रहा है, एक को लिख रहा है 2025। ऐसे ही मारेंगे ना, सुधर जाओगे। 1963 ये इसमें संघ राज्य क्षेत्र 1963 अधिनियम में परिवर्तन पुनर्नियोजित करने के लिए ये 130वां संविधान संशोधन लाया गया है, जिसके तहत अनुच्छेद 75 में संशोधन किया जाएगा और संघ के लिए, राज्य के लिए, यूनियन टेरिटरी के लिए अलग अलग रूल बनाए जाएंगे। ठीक है। हाँ तो अब ये सब, एक लड़का पूछ रहा है सर आप कहां से हो, बोल दो बिहार से हैं तो भी हम खुश हैं, बोल दोगे यूपी से हैं तो भी हम खुश हैं, हम इससे क्या ही फर्क पड़ता है कहां से हैं। ठीक है। वित्त आयोग का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? एक्चुअली मेरे साथ क्या है ना कि हम आधे यूपी से हैं, आधे बिहार से हैं। हमारा जो दादी गांव है या जो हमारा ओरिजिन है वो हम बनारसी हैं, पैदा हुए बनारस में, पले बड़े बनारस में, लेकिन जो हमारी मम्मी है वो बिहार से है। मतलब बिहार, हमारा मामा लोग बैठे हैं हमारे इसमें लेक्चर में, भाई क्लियर है। और हमारा जो घर है वो यूपी है। तो जैसे आदित्य रंजन सर हैं तो वो अपना बिहार से हैं, उधर है माहौल। हमारा क्या है कि हम दोनों मोहल्ले में मजा लिए हैं कि हमारे ननियौरे के लोग, हमारे नाना मामा सब उधर हैं, हमारे दादी दादा इधर हैं। तो हमको ज्यादा मजा रहता है कि हमको भोजपुरी भी बोलने में ठीक है, हमको हिंदी भी बोलने में ठीक है। वित्त आयोग का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? बताओ वित्त आयोग का वर्णन। सब क्लियर है, 222 में होगा नहीं, हाई कोर्ट के जजों का ट्रांसफर है इसमें, तो सर हाई कोर्ट जज का ट्रांसफर है इसमें, तो सर संविधान संशोधन होता है इसमें, तो सर एक हाई कोर्ट हर राज्य में होना चाहिए, ऐसा लिखा है। तो वित्त आयोग 280 लीजिए, मजा छान दीजिए, 5 रुपया दीजिए। आइए अगले पे बढ़िए। अगला क्वेश्चन हो गया बी ऑप्शन। अगला बताओ, प्राइस ऑफ वॉर किसके द्वारा लिखी गई किताब है? प्राइस ऑफ वॉर किसके द्वारा लिखी गई किताब है? सोच समझ के बताओ। अब ये सब भी क्वेश्चन ना हो पावे तो फिर हम क्या ही तुम लोग से कहें। प्राइस ऑफ वॉर किसकी लिखी गई किताब है? अब वही है एशियन ड्रामा। हाँ वो तो गुरुनाथ मंडल की किताब है भाई, ये जरूर याद रखना, एशियन ड्रामा, एशियन ड्रामा। सैमुअल हर्स ने लिखा है एक्चुअली प्राइस ऑफ वॉर। मैकियालवी ऐसे होना चाहिए, भारत का मैकियालवी चाणक्य को कहा जाता है, ये आपको याद होगा। और द प्रिंस इसकी किताब है, इसकी मैकियालवी की किताब, ये इटली का निवासी था इसकी। और जॉन मिल्टन ने तो वो क्या एक बहुत, पैराडाइज लास्ट, जॉन मिल्टन की किताब है पैराडाइज लास्ट, पैराडाइज लास्ट। मैं ना थोड़ा अपने पढ़ाने का फॉर्मेट, अब एग्जाम नजदीक आ रहा है, अपने पढ़ाने का फॉर्मेट चेंज करना चाह रहा हूं, क्योंकि 20 तारीख को एमटीएस को ध्यान में रख करके अब ये थोड़ा सा मेरे को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अभी 1-2 दिन और नहीं चेंज करूंगा। रीजन है कि थोड़ा सा मैं, मतलब जैसे अभी बुखार खत्म हुआ, थोड़ा मैं चाहता हूं कि मैं रिकवर हो लूं। उसके बाद जीतू राय का संबंध किस खेल से है? जीतू राय का संबंध बताना। सर तलवारबाजी से भवानी देवी, जीतू राय जी का संबंध किससे है भैया? सोच समझ के बताओ, ले जाओ। निशानेबाजी, ठीक है ना, निशानेबाजी में है जीतू राय जी का संबंध। आज मैं आईबी का पेड बैच पढ़ा रहा था दोपहर में 2 बजे, उसमें का एक क्वेश्चन याद आ गया, तो अब जरा तुम लोग से भी हो जाए। जरा बताना, ISSF 2 जगह हुआ, इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन जो है इसके द्वारा। एक पेरू लीमा में आयोजन हुआ वर्ल्ड शूटिंग फेडरेशन का, और एक आयोजन हुआ ब्राजील में। ISF वर्ल्ड शूटिंग फेडरेशन प्रतियोगिता 2025 में यहां पे भारत को कौन सा रैंक मिला? यहां पे भारत को कौन सा रैंक मिला? यहां पे पहला देश टॉप किसने किया? यहां पे पहला देश टॉप किसने किया? करेंट अफेयर भाई, क्या तुमसे नहीं पूछ सकता कि हाल ही में विश्व ISSF 2025 विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान किस देश ने पाया? बताओ किस देश ने पाया? एक पेरू में आयोजित हुआ था, एक ब्राजील में आयोजित हुआ था।
याद रखना, चाहे पेरू हो चाहे ब्राजील, चाइना वाला बाजी मारा है, ठीक है ना, ये चाइना वाला। लेकिन ब्राजील में इंडिया सेकंड पोजीशन पे है और पेरू में इंडिया थर्ड पोजीशन पे है, यहां पे यूएस सेकंड पोजीशन पे है। अब ये याद मुझे इस तरीके से याद मुझे ऐसे आ गया कि आज कल मेरा जो पेड बैच चल रहा है वो आईबी वाले स्टूडेंट्स के लिए करंट अफेयर का चल रहा है, तो वो है, उनको पढ़ा लूं, फिर एक दिन तुम लोग को सब समेट दूंगा, उसमें बताऊंगा जरूर। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था? कांग्रेस का विभाजन हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि कई वर्षों से चल रहा मुखर्जी नगर का जो शिक्षकों का मतभेद है, अब आम जनता के सामने बड़ा खुल के आया है। जो लोग भगवान बने फिरते हैं, अभी तुम इन लोग को देखोगे ना, जैसे बड़े बड़े जो टीचर हैं, जो दिग्गज लोग हैं, जिनको मैं अपना आदरणीय सीनियर कहता हूं, इतने सब मतलब बड़े वाले हैं, चच्चा तो कैमरा वाले लड़के लेके अपने साथ वहां चलते हैं। लड़के ना इसे लेके हमेशा मोबाइलिया तैयार रहते हैं। हाँ गुरु जैसे झुके स्टाइल, अब वो गाना लगा दो पिछवा कि पृथ्वी का योद्धा झुक रहा है, उठ रहा है, 20 साल में योद्धा बना दिए हैं, और जैसे वो ऐसे चल रहा है, कुछ हो रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं कि रील हम लोग का नहीं बनता है, बहुत कम बहुत कम, उसमें भी हमारी जगह का तो नहीं कहा कि ना हम फेसबुक पे ना इंस्टा पे ना कहीं पे। तो इस बार जब हम 2 बार से आंदोलन में जा रहे थे तो हम इस बात को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे थे कि अरे बड़े वाले सर आए हैं, बहुत बड़े वाले, इन लोग का इमेज बहुत बड़ा बड़ा, महंगा महंगा कार रखे हैं, तो इस सर लोग क्या करते हैं, तो जैसे इनका एक कनवा में आके बोलेगा तो उसके बाद बोलेगा हाँ तो एसएससी ने ऐसा किया है, तो ये वो उतना देर का थोड़ा देर का शॉट बन गया। माननीय एक्टिंग ने ये बोला, माननीय झिंगारी ने ये बोला, माननीय टिंगारी ने ये बोला। अब किसी का नाम थोड़ी ले सकते हैं भाई, हमारे भी अपना चलाना है, नहीं कल को पता चला सब एक हो गए तो कह यही पिंटी पिंटी बोला था, तो ऐसी की तैसी समझ के। लेकिन मजा बहुत आया आंदोलन में, इस बात का मजा आया कि लोगों की सच्चाइयां खुल के आई हैं इस बार। कम से कम छात्रों को पता तो चला कि जिनको तुम पूज रहे थे ना, वो एक्चुअली बस पूजने लायक हैं, पूज्य नहीं थे, वो पूज्य नहीं है, पूजने लायक थे। लेकिन ठीक है, एक लंबा समय है, करियर है, चल रहा है, दुकान है, लगी है। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ? कराची सत्र, लाहौर अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, बताओ सर। वो तो क्लियर है सर कि इसका क्या है, कांग्रेस का विभाजन। अच्छा 1914, 17, 22, 1907 और का गरम दल नरम दल बढ़ गए। कांग्रेस का दूसरा विभाजन भी हुआ था 1918 में, वो भी याद रखना, खाली एक विभाजन मत रटे रहना, ठीक है। ठोड़ा किस राज्य की युद्ध कला है? बताइएगा, ठोड़ा किस राज्य की युद्ध कला है? सोच समझ के आंसर करो, ठोड़ा किस राज्य की युद्ध कला है? अब सोच समझ करके बोलना शुरू करना इसमें कि सर ठोड़ा किस राज्य की युद्ध कला है? बिहार का, एक लिख रहा है बिहार का, हाँ तो परिखंडा हमारे मोहल्ले का है क्या? बिहार का युद्ध कला है ठोड़ा, पागल हो गए हो? काठी सामू आंध्र प्रदेश का है। फोन आया है? नहीं आया है। एक आजकल ये वाला केस बहुत चल रहा है ना, कि वो जो निक्की नाम की लड़की है जिसको सब दहेज के लिए जिंदा जला दिए हैं, वो भी बहुत ज्यादा आजकल मैटर चर्चा में है। एक से एक हैवान है दुनिया में भाई, एक से एक हैवान है। बताओ बिहार का क्या है सर? परिखंडा, ठीक है ना। हालांकि बिहार का परिखंडा ही नहीं है, बिहार का बहुत बड़ा डंडा भी है, ठीक है ना, परिखंडा। बिहार में गोजी चलता है, डंडा चलता है, पकड़ुआ बिया हुआ नहीं करोगे, 2 डंडा लगेगा, बिया कर लेना पड़ेगा। काठी सामू, काठी सामू ये। और थोड़ा थोड़ा बेसिकली हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। महाराष्ट्र में आपके मर्दानी खेल नाम से भी किया जाता है युद्ध का कला। अगले पाएंगे, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? बताओ। तो सर 123 में तो अध्यादेश है, ऑर्डिनेंस है, 222 में हाईकोर्ट के जज का ट्रांसफर है, 137 में सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा रिव्यू जुडिक्शन है, और 148 में कहे गए, मतलब गुरुजी इस आंसर में कुछ नहीं रखा, आप आगे बढ़ लीजिए, सी ऑप्शन, ठीक है। अगला, किस शास्त्रीय नृत्यांगना को पद्म भूषण प्राप्त करने वाले सबसे युवा के रूप में पहचाना गया है? बताइएगा। अभी 1-2 दिन कुछ मत बोलो, मुझे थोड़ा सा रिकवर हो लेने दो, उसके बाद हम पूरा फुल मूड में आएंगे। हम तुमको वादा करते हैं 20 to 10 मिनट सो लूंगा, और आपके एग्जाम को ध्यान में रख के, 20 सितंबर से एग्जाम है, मुझे भी पता है, और मुझे जीएस का ज्यादा एहसास है इस मैटर में। किस शास्त्रीय को यह किया गया बताइएगा? भरतनाट्यम, मणिपुरी, बिंबावती देवी को तो अभी मणिपुरी के लिए प्रसिद्ध है, पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध है, जया प्रभा मेनन आपके वो क्या कहा जाता है, याद है नहीं आएगा अब, इन 2 का तो याद आ गया, बिंबावती देवी आपके मणिपुरी, भरतनाट्यम अभी अब नहीं याद आ रहा है भाई, हम नहीं बता सकते इसका। तो राइट आंसर तो वैसे सोनल मान सिंह है, राइट आंसर सोनल मान सिंह है। इनका मुझे याद नहीं आ रहा ये कौन सा नृत्य करती हैं भाई, आज के कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि जय प्रभा मेनन कौन सा नृत्य करती हैं, क्योंकि पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम है, ये तो भरतनाट्यम करती हैं, तो इनका तो क्लियर है। और बिंबावती देवी आपके मणिपुरी नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, मणिपुरी। अब आज ऑनलाइन बेइज्जती होना था, हो रहा है। जय प्रभा मेनन हमको याद नहीं आ रहा है, माफ कर दीजिए हमको। अगले क्वेश्चन पे तो डी ऑप्शन अगला, एकमात्र व्यक्ति जो प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रहे जिन्हें भारत रत्न भी प्राप्त हुआ। हाँ, किस्मत हो तो ऐसा हो कि क्या रहे, एकमात्र व्यक्ति जो प्रधानमंत्री भी रहे, उप प्रधानमंत्री भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, जिन्हें भारत रत्न भी प्राप्त हुआ। बताओ क्या आंसर होगा? अब इसमें से भारत रत्न कौन है, खुद ही तुम सोच लो। मोरारजी देसाई, ठीक है ना, ये मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। अच्छा, यूपी सीएम पद पर रहते हुए भारत रत्न, नहीं यूपी सीएम नहीं,
वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, ये तो वाइस प्रेसिडेंट रहते हुए भारत रत्न प्राप्त किए थे। सरदार पटेल पहले डिप्टी मिनिस्टर यही, प्राइम मिनिस्टर यही रहे, देश के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर यही रहे हैं। खैर, राइट आंसर इसका मोरारजी देसाई है, ठीक है ना। नेक्स्ट पे आते हैं, कुर्द जातीय समूह किस क्षेत्र से संबंधित है? कुर्द जातीय समूह किस क्षेत्र से संबंधित है? कुर्द जातीय समूह किस क्षेत्र से संबंधित है? सोच समझ के बताइएगा भाई। कुर्द जातीय समूह इराक से, बांग्लादेश से, पूर्वी अफ्रीका से या ध्रुवीय क्षेत्र से? बताओ। देखो बांग्लादेश का ना आपको एक ही चीज याद रखना है, चकमा। और बांग्लादेशी शरणार्थियों के ऊपर इस समय भारत सरकार बड़ा सीरियस है। अभी दिल्ली में आओगे तो ये जो बर्तन धुलने वाली, झाड़ू पोछा करने वाली हैं, ये लोग महंगी हो गई हैं। बीच में दिल्ली में 20-25 दिन ऐसा भी गुजरा है कि लोगों के घरों के सामने कूड़े के ढेर भी लग गए थे, क्योंकि बहुत सारे बांग्लादेशी शरणार्थी आते हैं और यहाँ रहने लगते हैं और वो कूड़ा उड़ा उठाने का काम, झाड़ू पोछा इधर उधर घरों में करते हैं। तो बीच में गवर्नमेंट ने आदेश जारी कर दिया कि वो बांग्लादेशियों को उनके देश में भेजो, अवैध रूप से यहाँ न रहे प्रवासी बन करके। बड़ी शार्टेज आ गई थी। फिर अब धीरे धीरे मेंटेन हो रहा है, लेकिन ऐसा था। तो वो चकमा जनजाति वाले होते हैं। अभी पूर्वी अफ्रीका टाइप साइड वाइड चले जाओगे तो तुमको मसाई दिखते होगे ना यूट्यूब पे, मार डांस वांस करते हुए मसाई जनजाति के लोग दिख जाएंगे। अब बताओ कुर्द कहां तुमको मिलेंगे? कुर्द गुरु इराक में मिलेंगे। कहां मिलेंगे कुर्द? इराक में। अभी ध्रुवीय क्षेत्र में वो जो बर्फ का घर वर बना के रहते हैं, एस्कीमो। ध्रुवीय क्षेत्र में कौन मिलेंगे लल्ला? एस्कीमो, ठीक है ना। एस्कीमो ध्रुवीय क्षेत्र में मिलेंगे ये आपको, ठीक है। अगले पॉइंट पे आते हैं, तो इसका ए ऑप्शन है। सबसे लंबे समय तक लोकसभा अध्यक्ष कौन रहे हैं? सबसे लंबे समय तक लोकसभा अध्यक्ष कौन रहे हैं, ये आपको बताना है। एक लड़का कुछ चलो मुंबई महाराष्ट्र, एक मराठा लाख मराठा, तब सीधे एक लाइन नहीं बोलते हो, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। एक लड़की पूछ रही है सर बिहार में कहां है आपका ननिहाल? अब गांव तक तो नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन ऐसे देखो, तुम बनारस से निकलो और उधर पहुंच जाओ सिवान। सिवान जब तुम उतरोगी रेलवे स्टेशन से तो फिर बाहर चिल्लाते हुए मिलेंगे गोपालगंज 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 गोपालगंज। तो फिर तुम बैठ जाओ गोपालगंज वाली बस में। फिर जब तुम गोपालगंज वाली बस में बैठ जाओगी, अब अपने गांव का नाम नहीं बताएंगे, वहां बैठोगे 16 किलोमीटर आगे जाओगी, बढ़िया एक चौराहा पड़ेगा, वहीं उतरोगी, आधा किलोमीटर अंदर जाओगी, खेत में हमारे ना बैठे होंगे, अब बचवा आगे इलाका, समझे? तो गोपालगंज में है, ठीक है। सिवान रेलवे स्टेशन से जाना पड़ता है, चली जाना तुम, ठीक है। वहां चिल्लाते रहते हैं सब, जैसे ही सिवान रेलवे स्टेशन से बरवा निकलोगी ना, गोपालगंज 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 गोपालगंज। हालांकि हमारे अब नाना आकर के इधर मिर्जापुर में भी शिफ्ट हो गए हैं, तो अब तो मतलब बिहार यूपी में कुछ अंतर रह नहीं गया है, तो अब तो हम मिर्जापुर ही चले जाते हैं, हमारा काम हो जाता है। लेकिन बेस इन लोग का वहीं गोपालगंज से है, तो अब तो हमारा काम हो जाता है। अब हमको नहीं जाना पड़ता गोपालगंज, छोटे थे तो जाते थे, अब तो ये लोग खुद ही मिर्जापुर में शिफ्ट हो गए, खेत वेत खरीद के इधर हैं, तो हम क्या करने जाएं। इसीलिए लोग हमसे पूछे कि मिर्जापुर सीरीज तुम नहीं देखे? हम कहा हमारा ननिहाल शिफ्ट हो गया, तो फिर मिर्जापुर क्या ही देखें। सबसे लंबे समय तक लोकसभा अध्यक्ष कौन रहे? सर देखिए, सबसे लंबे समय तक लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं बलराम जाखड़ जी, ठीक है ना। हालांकि अब यह रिकॉर्ड धीरे धीरे ओम बिरला इस बार रह लेंगे, पुराना तो तोड़ ताड़ लेंगे। कौन सा अनुच्छेद राज्य के राज्यपालों से संबंधित? अभी सत्यपाल मलिक जी का राज्यपालों में निधन हुआ है, तो निधन में 5 निधन अगर जैसे मैं बोलूं तो आपको नंबर मिल जाएगा। एक, आप जाकिर हुसैन जी का निधन याद रखो, एक रतन टाटा जी का निधन याद रखो, एक मनमोहन सिंह जी का निधन याद रखो, सत्यपाल मलिक का निधन याद रखो, वो अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जो सीएम गुजरात के भूतपूर्व सीएम का निधन हुआ उनका निधन याद रखो, और अभी कोई एक और सीएम कुछ दिन पहले सत्यपाल मलिक जी राज्यपाल जी से पहले के निधन हुआ है। ये 5-6 ऐसे निधन है। एक्चुअली एसएससी अब निधन के क्वेश्चन पूछना रोक दिया है, तो ये जो 6-7 है ना, अगर आप इतना पे भी अपना कमांड रखोगे ना, तो मुझे भरोसा है कि आपको एक नंबर निधन वाले टॉपिक का अगर बाई दी आया तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो राज्यपालों से संबंधित है सर 153, 52 में तो राष्ट्रपति है, 75 इसी अनुच्छेद 75 में संशोधन की बात चल रही है कि 30 दिन अगर कोई 5 ऐसे गंभीर या जघन्य अपराध में कैद हो जाता है, पीएम सीएम या डिप्टी सीएम या फिर आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर मंत्री कोई, तो उसका पद चला जाएगा। और अनुच्छेद 76 तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से संबंधित है। एक यार आज पता नहीं तुम लोगों ने देखा कि नहीं, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, मैं एक बात बताऊं, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में एक एनडीटीवी पे मैंने देखा, आज एक दिल बहुत दुखी हुआ देख करके। मेरा भगवान कसम अगर मेरा बस चलता ना, मैं दोनों बच्चों को जाके गोद ले लेता और मैं कहता भाई मेरे साथ रहो और मुझसे जो हो सकेगा मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आज देखो एक एनडीटीवी पे मैंने न्यूज देखा था, तुम लोग के लेक्चर में आने से पहले, राजवीर नाम का लड़का है 14 साल का, और उसकी माता जी का निधन हो गया है। उसका एक और भाई था, वो शायद 10-12 साल का था, ये 14 साल का। तो इन दोनों का मैंने क्या देखा कि इनके पिता का 3 दिन पहले निधन हो गया। अब ये दोनों काफी गरीब थे, तो अब ये अपने पिता का अंतिम संस्कार कैसे करें, इसके लिए अब 14 साल और 12 साल का लड़का कहां जाएगा। तो ये दोनों भग के रिश्तेदारों के पास गए, रिश्तेदारों ने मदद नहीं की। वो बोले कि पिताजी का मतलब पापा का डेथ हो गया है, लाश जलाने के लिए पैसा वैसा कुछ दे दो, कैसे करें हम लोग, कुछ कर दो। तो रिश्तेदार भी भगा दिए। फिर ये सब किसी तरह ठेला खाली पड़ा मिला, ठेले पे राजवीर 14 साल के लड़के ने अपने पिता के डेड बॉडी को लादा और
फिर ले गया शमशान घाट साइड। तो शमशान घाट पे भी पता नहीं कैसा निकृष्ट टाइप का मानव इन लोगों को मिला, जो बोला कि लकड़ी तो कम से कम लाके दे दो, लकड़ी का पैसा दे दो तभी जलाएंगे। फिर इन दोनों के दिमाग में, उसमें से राजवीर नाम के लड़के का मैं वो देख रहा था कि पोस्ट मतलब पत्रकार पूछ रहे थे तो बताया कि फिर वो लकड़ी जलाने का जब वो पैसा नहीं मतलब नहीं दे पाए तो नहीं जला। तो इनके दिमाग में आया कि अच्छा मुसलमानों के कब्रगाह पे चले जाएं तो वहां तो मिट्टी फ्री की होती है, गड्ढा खन के दफना देंगे पापा को। अब पिता मर गया, मां है नहीं, बेचारे गरीब थे दोनों। तो जब वहां गए तो वहां के जो भी रहे हो धर्मार्थ वो बोले कि तुम हिंदू हो तो कब्रगाह में लाश नहीं दफनाई जा सकती, लेकिन भगो यहां से। तो ये दोनों फिर रोड पे, अब वो पूरा दिन बीत गया इन दोनों बच्चों का, अपने पिता की लाश को ठेला पे रख के सब 2 दिन भीख मांगे रोड पे कि कुछ पैसा मिल जाए तो लाश जलाने के काम आ जाए। ये एनडीटीवी पे आज के न्यूज है। देखो गरीबी क्या चीज होती है। मैं इसलिए कहता हूं तुम लोग का पढ़ना सिर्फ तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, समाज की मदद हो सके इसलिए भी तुम्हें पढ़ना जरूरी है। मुझे आज रोना आ गया उन दोनों बेचारों बच्चों का देख करके। मैं सोचा उनकी वीडियो डाउनलोड करके लाके तुम लोग को दिखाऊं। और फिर वो दोनों बच्चे 2 दिन भीख मांगे। फिर राशिद और कुरैशी नाम के 2 मुस्लिम लड़कों की निगाह उनके ऊपर पड़ी। फिर उन 2 मुस्लिम लड़कों ने उनसे उनकी परिस्थिति समझा, देखा कि डेड बॉडी 3 दिन की पड़ी हुई है। फिर वो दोनों अपने पास से पैसा लगा करके उसके पिता का अंतिम संस्कार ले जा करके करवाए और बच्चों को कुछ 100, 200, 500, 1000 जो रुपया दिए हो उतने से उनका भविष्य चल जाएगा शायद नहीं। लेकिन कुरैशी जी और एक और जो मुस्लिम युवा ने मदद की, सबसे पहले तो यार आप मुझे शायद जानते भी नहीं होगे, आप ये वीडियो भी नहीं देख पाओगे या देखोगे कि पता नहीं आप तक पहुंचेगी नहीं। आपके चरणों मेरा प्रणाम, आपने जो ऐसा किया। मैंने एनडीटीवी के माध्यम से आपका ये वीडियो देखा है। और तुम लोग जितने लोग मेरे छात्र हो यार, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। भारत में ना लाखों राजवीर जैसे 14 साल के बच्चे पढ़े हैं जो अनाथ हैं। तुम लोग कमाने लगना ना यार, तो अपने सैलरी का ना 2-4% गरीबों पे, अनाथों पे खर्च करना। ये वचन ले करके आगे बढ़ना। देखना तुम लोग, अगर मेरा सलाह मानना तो एनडीटीवी पे आपसे 1 घंटे 1.5 घंटे पहले की ये वीडियो पड़ी है, आत्मा कांप जाएगी। वो बेचारा गरीब बच्चा करा, न नात रिश्तेदार मदद किए न कोई। अच्छा मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, इन दोनों बच्चों का होगा क्या। और मैं तुम लोग के लेक्चर से जस्ट पहले ये सोच रहा था। फिर मेरे मन में आ रहा था कि मैं वहां रहूं ना, मैं खोज खाज निकालू ना, तो मैं दोनों को गोद ले लूं कि आओ चलो तुम अड्डा के ऑफिस में रहो, हमारे साथ रहा करो, आनंद लो। अब जहां पढ़ना लिखना हो, हम भी छोटा मोटा पढ़ाते लिखाते रहते हैं, रहो ससुर लोग साथ में, आनंद लिया जाए जीवन का। अब क्या किया जा सकता है इसमें। इसलिए जो तुम ये सोचते हो कि सरकारी नौकरी सिर्फ तुम अपने लिए लोगे, गलत सोचते हो। सरकारी नौकरी तुम्हें लेना है बेसहारों के लिए, अपनों की तो अपने आप मदद हो जाएगी। समझ रहे हो ना, थोड़ा सा पैसा आएगा तो मदद करना लोगों की, ये एकदम ठान लो यार दिल में। समझ रहे हो ना, इंसानियत से ऊपर कुछ नहीं है। मतलब सोचो यार 12 साल का लड़का, वो सब तो चॉकलेट टॉफी मांगते हैं। मतलब आत्मा पिघल जाती है ऐसे लोगों को देख करके। अब वो दोनों लड़के इस समय क्या कर रहे होंगे, ना माँ है ना बाप है। हम भी तो एनडीटीवी पे इतना सब क्लिप देखे ना, मेरे मन में कौन धरा है कि वो इस समय सब बेचारे क्या कर रहे हैं। और ऐसे राजवीर जैसे 12-14 साल के कितने अनाथ पड़े हैं रोड पे, समझ रहे हो। तो बड़ी दिक्कत है यार, ऐसे लोगों की बहुत मदद किया करो, समझ रहे हो। चलो आओ 25वां क्वेश्चन कर लिया जाए। भारत का पहला एआई संचालित शिक्षण ऐप लॉन्च किसने लॉन्च किया है, बताओ। एआई संचालित, तो सर भारत का पहला एआई संचालित सी ऑप्शन IIT पलक्कड़ ने किया है। ठीक है, तो बस आज के लिए मैं यही 25 क्वेश्चन